नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। कंसेंसस। आइए हम कंसेंसस और इसके प्रकारों पर चर्चा शुरू करें। कंसेंसस क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो इम्यूटेबिलिटी, गोपनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करता है। लेनदेन को वैलिडेट और वेरीफाई करने के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण मौजूद नहीं है। फिर भी ब्लॉकचेन में हर लेनदेन को पूरी तरह से सुरक्षित और सत्यापित माना जाता है। यह केवल कंसेंसस प्रोटोकॉल की उपस्थिति के कारण संभव है, जो किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक मुख्य हिस्सा है। कंसेंसस एल्गोरिदम एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन नेटवर्क के सभी साथी डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर की वर्तमान स्थिति के बारे में एक सामान्य समझौते पर पहुंचते हैं। इस तरह कंसेंसस एल्गोरिदम ब्लॉकचेन नेटवर्क में विश्वसनीयता प्राप्त करते हैं और वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में अज्ञात साथियों के बीच विश्वास स्थापित करते हैं। अनिवार्य रूप से कंसेंसस प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ब्लॉकचेन में जोड़ा जाने वाला हर नया ब्लॉक सच्चाई का एक और एकमात्र संस्करण है, जो ब्लॉकचेन में सभी नोड्स द्वारा सहमत है। ब्लॉकचेन कंसेंसस प्रोटोकॉल में कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे कि एक समझौते पर आना, सहयोग, प्रत्येक नोड के समान अधिकार और आम सहमति प्रक्रिया में प्रत्येक नोड की अनिवार्य भागीदारी। इस प्रकार एक कंसेंसस एल्गोरिदम का उद्देश्य एक आम समझौता खोजना है, जो पूरे नेटवर्क के लिए एक जीत है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर उदाहरण के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW के रूप में जाना जाता है, जिसे नेटवर्क में सभी नोड्स को ईमानदार रखने के लिए एक कठिन पहेली को हल करने के लिए कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है। अब जब हमने परिभाषित कर लिया है कि कंसेंसस क्या है, तो आइए कंसेंसस मैकेनिज्म के उद्देश्यों को देखें। समझौते की मांग। एक कंसेंसस मैकेनिज्म को समूह से जितना संभव हो उतना समझौता लाना चाहिए। सहयोगी। सभी प्रतिभागियों को एक परिणाम प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जो समूह के सर्वोत्तम हित को पहले रखता है। सहकारी। सभी प्रतिभागियों को अपने हितों को पहले नहीं रखना चाहिए और व्यक्तियों की तुलना में एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। इगैलिटेरियन। कंसेंसस प्राप्त करने की कोशिश करने वाला एक समूह जितना संभव हो उतना इगैलिटेरियन होना चाहिए। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वोट का समान महत्व है। एक व्यक्ति का वोट दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। इंक्लूसिव। कंसेंसस प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। यह सामान्य मतदान की तरह नहीं होना चाहिए, जहां लोग वास्तव में मतदान करने का मन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके वोट का लंबे समय में कोई महत्व नहीं होगा। भागीदारी। कंसेंसस मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि सभी को प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले कंसेंसस एल्गोरिदम के प्रकार हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले कंसेंसस एल्गोरिदम के प्रकार हैं: प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यानी DPoS, लीस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक यानी LPoS, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस POI। प्राइवेट या उद्यम ब्लॉकचेन में उपयोग किए जाने वाले कंसेंसस एल्गोरिदम के प्रकार हैं: प्रूफ ऑफ अथॉरिटी यानी कि POA, प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम यानी कि POET, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस RAFT, टैंगल, प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। यह कंसेंसस मैकेनिज्म के प्रकारों का संयुक्त चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। आइए अब हम प्रत्येक प्रकार पर विस्तार से चर्चा करें। आइए
हम प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW के साथ शुरुआत करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW एक डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस मैकेनिज्म है, जिसके लिए नेटवर्क के सदस्यों को सिस्टम में गेमिंग करने से रोकने के लिए एक मनमानी गणितीय पहेली को हल करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग लेन देन को मान्य करने, टोकन माइनिंग के लिए और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के काम के लिए किया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क के कारण बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी लेन देन को एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष के बिना सुरक्षित तरीके से पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रोसेस किया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल बढ़ती ही जाती है जब अधिक माइनर्स नेटवर्क में शामिल होते हैं। इथीरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में POW का उपयोग कर रही हैं। प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW। आइए हम POW के कामकाज के बारे में अधिक समझें। POW कैसे काम करता है? POW कंसेंसस एल्गोरिदम में माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से लेन देन को सत्यापित करना शामिल है। इस खंड में माइनिंग प्रक्रिया और संसाधन खपत पर चर्चा की गई है। माइनिंग। POW कंसेंसस एल्गोरिदम में बिटकॉइन ब्लॉकचेन में एक नए ब्लॉक बनाने के लिए कंप्यूटेशनल रूप से चुनौतीपूर्ण पहेली को हल करना शामिल है। प्रक्रिया को माइनिंग के रूप में जाना जाता है और नेटवर्क में नोड्स जो माइनिंग में लगे हैं उन्हें माइनर्स के रूप में जाना जाता है। माइनिंग लेन देन के लिए प्रोत्साहन आर्थिक पे ऑफ्स में रहता है, जहां प्रतिस्पर्धी माइनर्स को 6.25 बिटकॉइन और एक छोटे से लेन देन शुल्क के साथ पुरस्कृत किया जाता है। यह इनाम समय के साथ अपने वर्तमान मूल्य से आधा हो जाता है। माइनिंग में ऊर्जा और समय की खपत। जोड़े जाने वाले ब्लॉक में लेन देन को सत्यापित करने, ब्लॉक में कालानुक्रमिक क्रम में इन लेन देन को व्यवस्थित करने और पूरे नेटवर्क के लिए नए खनन ब्लॉक की घोषणा करने की प्रक्रिया में ज्यादा ऊर्जा और समय नहीं लगता है। असल में ऊर्जा की खपत वैध ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक को अंतिम ब्लॉक से जोड़ने के लिए कठिन गणितीय समस्या को हल करने में होता है। जब एक माइनर को अंततः सही समाधान मिलता है, तो नोड इसे एक ही समय में पूरे नेटवर्क पर प्रसारित करता है और POW प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान किए गए क्रिप्टो करेंसी पुरस्कार यानी कि इनाम को प्राप्त करता है। माइनिंग इनाम। वर्तमान में बिटकॉइन नेटवर्क में एक ब्लॉक माइनिंग विजेता यानी कि माइनर को 6.25 बिटकॉइन देता है। बिटकॉइंस की राशि हर 4 साल में आधी हो जाती है, इसीलिए बिटकॉइन की राशि में अगली कटौती लगभग 2024 यानी कि वर्तमान दर और विकास के साथ पर होगी। अधिक माइनर्स के साथ नए ब्लॉक को माइन करने में लगने वाले समय की अनिवार्यता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि नए ब्लॉक तेजी से पाए जाते हैं। लगातार हर 10 मिनट में एक ब्लॉक खोजने के लिए यह वह समय है जो बिटकॉइन डेवलपर्स को लगता है कि नए सिक्कों के स्थिर और घटते प्रवाह के लिए आवश्यक है, जब तक कि अधिकतम संख्या 21 मिलियन तक नहीं पहुंच जाती है। लगभग 2140 में वर्तमान दर के साथ कुछ समय की उम्मीद है। बिटकॉइन नेटवर्क नियमित रूप से एक नए ब्लॉक के खनन के कठिनाई स्तर को बदलता है। आगे बढ़ते हुए आइए हम POW में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। POW के साथ चुनौतियां। प्रूफ ऑफ वर्क के कंसेंसस मैकेनिज्म में कुछ मुद्दे हैं जो इस प्रकार हैं। 51% जोखिम। यदि एक नियंत्रण इकाई नेटवर्क में 51% या 51% से अधिक नोड्स का मालिक है, तो इकाई नेटवर्क के बहुमत को प्राप्त करके ब्लॉकचेन को भ्रष्ट कर सकती है। ज्यादा समय लेना। माइनर्स को पहेली का सही समाधान खोजने के लिए कई नॉन्स मूल्यों की जांच करनी पड़ती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अधिक समय लग जाता है। संसाधन की खपत। हार्ड गणितीय पहेली का समाधान खोजने के लिए माइनर्स उच्च मात्रा में कंप्यूटिंग शक्ति का उपभोग करते हैं। यह कीमती संसाधनों जैसे कि धन, ऊर्जा, स्थान
हार्डवेयर की बर्बादी की ओर जाता है। तात्कालिक लेन देन नहीं। लेन देन की पुष्टि में लगभग 10 से 60 मिनट लगते हैं, इसीलिए यह एक तात्कालिक लेन देन नहीं है, क्योंकि लेन देन को माइन करने और इसे ब्लॉकचेन में जोड़ने में कुछ समय लगता है और इस प्रकार लेन देन होता है। दूसरा प्रकार पीओएस है। आइए हम इस पर एक नजर डालें। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस के साथ क्रिप्टो करेंसी मालिक दांव वाले सिक्कों की संख्या के आधार पर ब्लॉक लेन देन को मान्य करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस को प्रूफ ऑफ वर्क यानी पीओडब्ल्यू के विकल्प के रूप में बनाया गया था, जो कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन को मान्य करने और नए ब्लॉक जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि पीओडब्ल्यू मैकेनिज्म को क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करने के लिए माइनर्स की आवश्यकता होती है। पीओएस मैकेनिज्म को लेन देन शुल्क अर्जित करने के विशेष अधिकार के लिए टोकन रखने और दांव लगाने के लिए सत्यापनकर्ताओं की आवश्यकता होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस को नेटवर्क पर हमले की संभावना के बारे में कम जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि यह मुआवजे को इस तरह से बनाता है जो हमले को कम फायदेमंद बनाता है। ब्लॉकचेन पर अगले ब्लॉक लेखक को रैंडमली चुना जाता है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी वाले नोड्स को उच्च बाधाएं सौंप दी जाती हैं। अब आइए हम पॉइंट ऑफ स्टेक की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें। फिक्स्ड कॉइन्स इन एग्जिस्टेंस। सिक्कों की एक सीमित संख्या है जो हमेशा नेटवर्क में चलती रहती है। नए सिक्कों को अस्तित्व में मिलाने का कोई तरीका नहीं है, जैसा कि बिटकॉइन और अन्य पीओडब्ल्यू आधारित प्रणालियों के मामले में माइनिंग द्वारा। ध्यान दें कि नेटवर्क सिक्कों की एक सीमित संख्या से शुरू होता है या शुरू में पीओडब्ल्यू के साथ शुरू होता है, फिर कुछ मामलों में पीओएस में बदल जाता है। पीओडब्ल्यू के साथ यह शुरुआत नेटवर्क में सिक्कों क्रिप्टो करेंसी को लाने के लिए है। लेन देन फी एज रिवॉर्ड टू मिंटर्स और फॉर्जर्स। प्रत्येक लेन देन से शुल्क की कुछ राशि ली जाती है। यह जमा किया जाता है और उस इकाई को दिया जाता है जो नया ब्लॉक बनाता है। ध्यान दें कि यदि फोर्स्ड ब्लॉक धोखाधड़ी पाया जाता है तो लेन देन शुल्क को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा सत्यापनकर्ता की हिस्सेदारी भी खो जाती है, जिसे स्लैशिंग के रूप में भी जाना जाता है। इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द 51% अटैक। 51% हमले का संचालन करने के लिए हमलावर को नेटवर्क में कुल क्रिप्टो करेंसी का 51% मालिक होना होगा, जो काफी महंगा है। यह हमले को बहुत थकाऊ, महंगा और इतना लाभदायक नहीं मानता है। कुल क्रिप्टो करेंसी के इतने हिस्से को इकट्ठा करते समय समस्याएं होंगी, क्योंकि खरीदने के लिए इतनी मुद्रा नहीं हो सकती है। यह भी कि अधिक से अधिक सिक्के या मूल्य खरीदना अधिक महंगा हो जाएगा। इसके अलावा गलत लेन देन को मान्य करने से सत्यापनकर्ता अपनी हिस्सेदारी खो देगा, जिससे इनाम नकारात्मक होगा। नोट एक हिस्सेदारी मूल्य या पैसा है जिससे हम एक निश्चित परिणाम पर दांव लगाते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। कॉइन एज बेस्ड सिलेक्शन। एल्गोरिदम उस समय को ट्रैक करता है जब प्रत्येक सत्यापनकर्ता उम्मीदवार नोड एक सत्यापनकर्ता रहता है। नोड जितना पुराना हो जाता है, उतना ही अधिक संभावना है कि यह नया सत्यापनकर्ता बन जाए। रैंडम ब्लॉक सिलेक्शन। सत्यापनकर्ता को सबसे कम हैश वैल्यू और उच्चतम हिस्सेदारी के संयोजन के साथ चुना जाता है। इनमें से सबसे अच्छा वेटेड कॉम्बिनेशन वाला नोड नया सत्यापनकर्ता बन जाता है। आइए अब हम पीओएस के कामकाज पर चर्चा करें। पीओएस कैसे काम करता है? प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस, a cryptocurrency consensus mechanism for processing transactions and creating new blocks in a blockchain. नोड्स लेन देन करते हैं। पीओएस एल्गोरिदम इन सभी लेन देन को एक पूल में रखता है।
अगले ब्लॉक के लिए सत्यापनकर्ता बनने के लिए संघर्ष करने वाले सभी नोड्स हिस्सेदारी उठाते हैं। इस हिस्सेदारी को सत्यापनकर्ता का चयन करने के लिए कॉइन एज या रैंडमाइज्ड ब्लॉक सिलेक्शन जैसे अन्य कारकों के साथ जोड़ा जाता है। सत्यापनकर्ता सभी लेन देन की पुष्टि करता है और ब्लॉक प्रकाशित करता है। उनकी हिस्सेदारी अभी भी बंद है और फोर्जिंग इनाम भी अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसा इसीलिए है ताकि नेटवर्क पर नोड्स नए ब्लॉक को ओके कर सकें। यदि ब्लॉक ओके है तो सत्यापनकर्ता को हिस्सेदारी वापस मिल जाती है और इनाम भी। यदि एल्गोरिदम सत्यापनकर्ताओं का चयन करने के लिए कॉइन एज आधारित मैकेनिज्म का उपयोग कर रहा है तो वर्तमान ब्लॉक के लिए सत्यापनकर्ता का कॉइन एज 0 पर रीसेट हो जाएगा। यह उन्हें अगले सत्यापनकर्ता चुनाव के लिए कम प्राथमिकता में रखता है। यदि ब्लॉक नेटवर्क पर अन्य नोड्स द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है तो सत्यापनकर्ता अपनी हिस्सेदारी खो देता है और एल्गोरिदम द्वारा खराब के रूप में चिन्हित किया जाता है। नया ब्लॉक बनाने के लिए प्रक्रिया फिर से चरण 1 से शुरू होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म कार्डेनो यानी ADA, सोलाना यानी कि SOL एंड टेजोस यानी कि XTC। प्रूफ ऑफ स्टेक के वेरिएंट: रेगुलर प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, लीज्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, मास्टर नोड प्रूफ ऑफ स्टेक। इस डायग्राम में हम POS और POW के बीच तुलना देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि DPoS। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यानी DPoS POS कंसेंसस मैकेनिज्म का एक संशोधन है जो कंसेंसस प्राप्त करने के लिए रेपुटेशन बेस्ड वोटिंग पर निर्भर करता है। नेटवर्क के उपयोगकर्ता अपनी ओर से नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए गवाहों, जिसे ब्लॉक प्रोड्यूसर्स के रूप में भी जाना जाता है, का चयन करने के लिए वोट करते हैं। केवल गवाहों के शीर्ष स्तर यानी कि सबसे अधिक वोट वाले ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य करने का अधिकार अर्जित करते हैं। POS मतदान करने के लिए उपयोगकर्ता अपने टोकन को एक स्टेकिंग पूल में जोड़ते हैं। वोटों को तब प्रत्येक मतदाता की हिस्सेदारी के आकार के अनुसार भारित किया जाता है। इसीलिए खेल में जितनी अधिक त्वचा होती है उतनी ही अधिक मतदान शक्ति होती है। निर्वाचित गवाह जो एक ब्लॉक में लेन देन को सफलतापूर्वक सत्यापित करते हैं, उन्हें एक इनाम मिलता है जिसे आमतौर पर उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। शीर्ष स्तर के गवाहों को हमेशा उन लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का खतरा होता है जिन्हें अधिक भरोसेमंद माना जाता है और इसीलिए उन्हें अधिक वोट मिलते हैं। यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहते हैं या धोखाधड़ी वाले लेन देन को मान्य करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। यह गवाहों को हर समय ईमानदार रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। ब्लॉकचेन की अखंडता सुनिश्चित करता है। हालांकि POS की तुलना में यह कम प्रचलित है, पर DPoS को कई लोगों के द्वारा अधिक कुशल, लोकतांत्रिक और वित्तीय रूप से समावेशी माना जाता है। DPoS का उपयोग लिस्क यानी कि LSK, EOS.IO यानी EOS, स्टीम यानी कि स्टीम, BitShares यानी BTS और ARK यानी कि ARK द्वारा किया जाता है। प्रूफ ऑफ एक्टिविटी POA। प्रूफ ऑफ एक्टिविटी यानी POA, POW और POS कंसेंसस मैकेनिज्म का एक मिला जुला रूप है। इसका उपयोग डिक्रीड यानी कि DCR और एस्पर्स यानी कि ESP ब्लॉकचेन परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। POA प्रणालियों में माइनिंग प्रक्रिया POW की तरह शुरू होती है, जिसमें माइनर्स विशाल कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करके एक विस्तृत गणितीय समस्या को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक बार ब्लॉक का खनन हो जाने के बाद, हालांकि सिस्टम POS जैसा दिखता है, जिसमें सफलतापूर्वक उत्पन्न ब्लॉक हेडर को POA नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। सत्यापनकर्ताओं के एक समूह को तब नए ब्लॉक को मान्य करते हुए हैश पर साइन ऑफ करने के लिए रैंडम रूप से चुना जाता है। POS की तरह
सत्यापनकर्ता जितना अधिक क्रिप्टो रखता है उतना ही उनके चुने जाने की संभावना अधिक होती है। एक बार जब प्रत्येक चुने हुए सत्यापनकर्ता ने ब्लॉक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क में जोड़ा जाता है और लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए तैयार होता है। ब्लॉक पुरस्कार तब खनिक और सत्यापनकर्ताओं के बीच साझा किए जाते हैं। हालांकि पीओए प्रणाली को पीओडब्ल्यू और पीओएस की सबसे अच्छी विशेषताओं को संयोजित करने के इरादे से डिजाइन किया गया था, लेकिन उनकी कमियों से बचते हुए इसने अपने एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग फेज और अधिक संख्या में सिक्कों को रखने वाले सत्यापनकर्ताओं के प्रति इनहेरेंट पार्शियलिटी के लिए आलोचना देखी है। प्रूफ ऑफ बर्न बिटकॉइन के पीओडब्ल्यू एल्गोरिदम का एक और अधिक टिकाऊ विकल्प प्रूफ ऑफ बर्न यानी पीओबी है। पीओबी में खनिकों को एक सत्यापित तरीके से टोकन की एक पूर्व निर्धारित मात्रा को जलाने यानी नष्ट करके एक ब्लॉक का खनन करने की शक्ति मिलती है, अर्थात उन्हें खाने वाले पते पर भेजना जहां उन्हें पुण्य प्राप्त या खर्च नहीं किया जा सकता है। जितने अधिक सिक्के जलाए जाते हैं, यादृच्छिक रूप से चुने जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। पीओएस के विपरीत, जहां खनिक अपने लॉक किए गए सिक्कों को पुनर्प्राप्त करने या बेचने में सक्षम होते हैं, अगर वे कभी भी नेटवर्क छोड़ देते हैं तो जले हुए सिक्के अपरिवर्तनीय रूप से खो जाते हैं। नए ब्लॉक बनाने के लिए आजीवन विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए खनिकों को अल्पकालिक धन का त्याग करने की आवश्यकता की यह विधि खनिकों से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। सिक्कों को जलाने के कार्य से सिक्कों की कमी होती है, मुद्रास्फीति सीमित होती है और मांग बढ़ती है। प्रूफ ऑफ बर्न प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाली क्रिप्टो करेंसी में स्लिम कॉइन यानी SLM, काउंटर पार्टी यानी XCP और फैक्टम यानी कि FCT शामिल है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी यानी कि POA, यह प्रूफ ऑफ एक्टिविटी यानी कि POA से अलग है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी POA प्रतिष्ठा के आधार पर अपने सत्यापनकर्ताओं का चयन करके काम करता है। POS का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो 2017 में एथेरियम के सह संस्थापक और पूर्व CTO गैविन वुड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। POA में सत्यापनकर्ता सिक्कों को दांव पर नहीं लगाते हैं, इसके बजाय उन्हें ब्लॉकों को मान्य करने के अधिकार के लिए अपनी प्रतिष्ठा को लाइन पर रखना चाहिए। यह ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के बहुमत से बहुत अलग है, जिसे आमतौर पर भाग लेने के लिए आपको अपनी पहचान प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि इस मैकेनिज्म को लगभग कोई कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह अपने कुछ प्रीडिसेसर्स, विशेष रूप से POW की तुलना में बहुत कम रिसोर्स इंटेंसिव है। यह कम महंगे विकल्पों में से एक है, जिससे यह JP मॉर्गन यानी कि JPM कॉइन जैसे निजी नेटवर्क के लिए पसंदीदा समाधान बन जाता है। अन्य POA आधारित प्रोजेक्ट्स में VChain यानी कि वेट और इथीरियम कोवैन टेस्ट नेट शामिल है। हालांकि यह अत्यधिक स्केलेबल है, जहां यह एक डिसेंट्रलाइजेशन क्षेत्र में समझौता करता है, क्योंकि केवल कुछ चुनिंदा लोग नेटवर्क में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सत्यापनकर्ताओं की पहचान योग्य होने की आवश्यकता भी भ्रष्टाचार और तीसरे पक्ष के हेरफेर के जोखिम को बढ़ाती है। आइए हम POA के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे, इसका उपयोग निजी और सार्वजनिक दोनों ब्लॉकचेन के लिए किया जा सकता है। उच्च TPS, आम सहमति तक पहुंचने के लिए नोड्स के बीच अत्यधिक संचार की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटेशनल शक्ति की कम आवश्यकता, प्रत्येक सत्यापनकर्ता के पास समान शक्ति है। दुर्भावनापूर्ण सत्यापनकर्ता नेटवर्क को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नुकसान, सभी सत्यापनकर्ताओं को एक दूसरे के लिए जाना जाना चाहिए, कोई गुमनाम नहीं। सत्यापनकर्ता की पहचान नेटवर्क को नष्ट करने से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम, भाग लेने वाले नोड्स वास्तव में एक ऐसे समय का चयन करते हैं जो वास्तव में रैंडम होता है और छोटी अवधि नहीं होता है। वास्तव में 2 विजेता ने
प्रतीक्षा समय पूरा कर लिया है। उदाहरण है हाइपरलेजर सॉटूथ, प्राइवेट मेननेट। आइए हम फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे: कंप्यूटेशनल शक्ति की कम आवश्यकता। आम सहमति तक पहुंचने के लिए नोड्स के बीच अत्यधिक संचार की कोई आवश्यकता नहीं है। नुकसान: ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट यानी कि स्पेसिफिक हार्डवेयर पर निर्भर करता है। ब्लॉक समय रैंडम होता है और नींद के समय से सीमित होता है। केवल निजी ब्लॉकचेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझौता किए गए नोड्स का छोटा उपसमूह सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस: उच्च महत्व स्कोर वाले खातों में ब्लॉक बनाने के लिए चुने जाने की अधिक संभावना होगी। यह प्रणाली न केवल एक बड़े खाते की शेष राशि वाले लोगों को पुरस्कृत करती है, बल्कि यह भी ध्यान में रखती है कि वे दूसरों से कितना लेन देन करते हैं और वे किसके साथ लेन देन करते हैं। आइए हम फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे: इसका उपयोग निजी और सार्वजनिक दोनों ब्लॉकचेन के लिए किया जा सकता है। उच्च टीपीएस, कंप्यूटेशनल शक्ति की कम आवश्यकता। नुकसान: सभी नोड्स यानी खाते समान नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण नोड या खाता नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए नेम, पब्लिक मेननेट। प्रैक्टिकल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस: पीबीएफटी मॉडल में सभी नोड्स को एक अनुक्रम में आदेश दिया जाता है, जिसमें एक नोड प्राथमिक नोड यानी कि नेता होता है और अन्य को बैकअप नोड्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। आइए हम फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे: इसका उपयोग निजी और सार्वजनिक दोनों ब्लॉकचेन के लिए किया जा सकता है। इंस्टेंट लेन देन फाइनलिटी, इंस्टेंट लेन देन फाइनलिटी। नुकसान: नोड्स एक दूसरे के साथ भारी संवाद करते हैं, केवल छोटे आम सहमति समूह के आकार में काम करता है। सिविल हमलों के लिए अति संवेदनशील। उदाहरण ज़िलिगा, पब्लिक मेननेट, हाइपरलेजर फैब्रिक, प्राइवेट टेस्टनेट। राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिदम में एक इकोसिस्टम है जहां 3 भूमिकाएं हैं: लीडर यानी ओनली वन, फॉलोअर यानी अदर्स और एक कैंडिडेट यानी इंटरमीडिएट स्टेटस। समय को मनमानी लंबाई के संदर्भ में विभाजित किया गया है। शर्तों को 0 से शुरू होने वाले लगातार पूर्णांकों के साथ क्रमांकित किया जाता है। प्रत्येक कार्यकाल एक चुनाव के साथ शुरू होता है। उसमें विजेता एक नेता बन जाता है और ब्लॉक बना देता है, जिसे वह अनुयायियों को भेजेगा। विभाजित वोट से बचने के लिए किसी को भी बहुमत वोट नहीं मिलता है। चुनाव टाइम आउट को एक निश्चित अंतराल जैसे 150 से 300 ms से रैंडम रूप से चुना जाता है। आइए हम फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे: सॉलिड थ्योरी सपोर्ट, उच्च टीपीएस, फॉल्ट टॉलरेंस, इंस्टेंट लेन देन फाइनलिटी। नुकसान: केवल निजी ब्लॉकचेन के लिए। ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हार्डवेयर पर निर्भर करता है। लीडर फॉलोअर मोड सिस्टम को कमजोर बना सकता है। उदाहरण के लिए मियाबी, प्राइवेट टेस्टनेट, हाइपरलेजर फैब्रिक, प्राइवेट टेस्टनेट। टैंगल: नोड्स एक दूसरे के साथ लेन देन को सिंक करते हैं और कोऑर्डिनेटर नामक एक विशेष नोड जिसे आयोटा फाउंडेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और हर 2 मिनट में 0 मूल्यवान लेन देन जारी करता है, जिसे मील का पत्थर कहा जाता है। मील के पत्थर द्वारा संदर्भित किसी भी लेन देन की पुष्टि की जाती है। आइए हम इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। फायदे: उच्च टीपीएस, इसका उपयोग निजी और सार्वजनिक दोनों ब्लॉकचेन के लिए किया जा सकता है। नुकसान:
कोऑर्डिनेटर का अस्तित्व ब्लॉकचेन प्रणाली के विकेंद्रीकरण का उल्लंघन करता है। विरोधों का बाद में पता लगाया जाता है। लेट फाइनलिटी। उदाहरण आयोटा, पब्लिक, मेन नेट। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिखाने वाला था ना? ऐसे ही एक और वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं आपसे।